क्या साउंड प्रॉपर जा रहा है, जरा बताएंगे? आप लोग जितने भी वीडियो हैं कंटेंट में डाले हुए उसको देखते रहिएगा। करंट अफेयर्स के भी नोट्स हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। बिहार स्पेसिफिक भी जो न्यूज़ है उसका भी हमने भेज दिया था, फिर से मैं आज भेज दूंगा। उसको रीडिंग देते रहना है करंट अफेयर्स को। बाकी ये सब चीज़ वीडियो जरूर देख लेंगे। मैथ रीजनिंग का जितने भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व वीडियो हैं उसको जरूर देखिएगा, 8 क्वेश्चंस वहां से रहते हैं। जो 1 to 5 वाले हैं वो भी एकदम फोकस कीजिएगा आज के लेक्चर पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो जो अभी हम पढ़ाएंगे बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री, तो बीपीएससी का फेवरेट होता है ये। मॉडर्न हिस्ट्री में भी बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उधर मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री भी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन क्लास लेना शुरू कर दिया हूँ, उधर भी बहुत सारा चीज़ हमने बता दिया है और ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल भी है। मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग को कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता होगा, और अगर आप इतना देख लेते हैं सुन लेते हैं तो आपको फिर आगे कभी दिक्कत भी नहीं होगा, खास करके बीपीएससी लेवल के एग्जाम में। इसीलिए जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसको जरूर देखा कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है बिहार का आधुनिक इतिहास। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बीपीएससी पूछते आया है और पूछते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्पेसिफिक वन लाइनर टाइप का पॉइंट वाइज इसमें आपको लिखा हुआ है नोट्स में, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक बार सुन लीजिए अच्छे से, रिवीजन क्लास है। जैसा कि हमने बताया था कि जो यूरोपियन आए हैं, सबसे पहले आपने देखा कि किस प्रकार से भौगोलिक खोज होती है। यूरोपीय इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, भौगोलिक खोज के ही क्रम में जो है सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचते हैं भारत। उसमें भी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचता है। फिर आगे चल करके पुर्तगाली के बाद फिर आपके डच आते हैं, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, बीच में आपका ब्रिटेन आता है। सबसे पहले आपका हमने बताया था पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, उसके बाद फिर आपका अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, और फिर सबसे लास्ट में डेनिश यानी डेनमार्क के, डच यानी हॉलैंड निवासी नीदरलैंड के, और लास्ट में सबसे फ्रांस के आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग आते हैं। लेकिन ये भारतीय इतिहास में हम लोग इतना पढ़ते हैं। लेकिन बिहार में जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डच। डच जो आते हैं वो 1632 ईस्वी में। तो कई बार पूछेगा कि बिहार में डच का आगमन कब हुआ था, कितना ईस्वी में, और कब फैक्ट्री स्थापित किया था डचों ने। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 2-3 बार एग्जाम में हमने देखा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जो डच आते हैं और डचों ने जो बिहार में फैक्ट्री स्थापित की थी वह 1632 ईस्वी में किया था। जो अभी आप पटना कॉलेज देख रहे हैं उसी का जो उत्तरी भाग था, जो गंगा नदी के तट वाला एरिया, वहीं पे इनका इमारत था। चूंकि ये लोग नदी मार्ग का भी यूज कर रहे थे व्यापार करने के लिए, और खास करके आपको पता होगा पटना गंगा नदी के किनारे है, तो और आपका पटना कॉलेज भी गंगा नदी के तट पे ही है। तो उसके उत्तरी भाग में ही एक इमारत बनाया गया था जो कि डच फैक्ट्री था। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर ये नहीं कारखाना, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जिसमें ये लोग आते थे, अपना निवास स्थल बनाते थे, अपना ऑफिस बनाते थे, आयात और निर्यात की वस्तुओं को एकत्रित करते थे, कहीं से खरीद के लाए, कहीं को भेजना है, तो एक तरीका से किला बंद होकर के ये लोग अपना सुरक्षा
और अपना एक तरीका का कह सकते हैं कि टाउनशिप टाइप का एक अपना छोटा सा किला बंद करके बनाते थे, उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। तो 1632 ईस्वी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डच जो बिहार में आए हैं वो 1632 ईस्वी में आए। उसके बाद सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस बैंगडेन बरूक ने मुगल बादशाह औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया था। तो ये शासन पीरियड औरंगजेब का, आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और 1662 का काल जो है मुगल बादशाह जो है वो औरंगजेब का ही काल है। तो उसी के समय में यहाँ पे डच के जो प्रधान हैं नाथियस बैंगडेन बरूक, ये मुगल बादशाह जो औरंगजेब रहता है उससे फरमान प्राप्त करते हैं कि व्यापार करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। अब है दूसरा, बिहार में फ्रांसीसी कंपनी जो बाद में आती है, सबसे बाद में अगर पूछेगा कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे तो फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी ने जो पहला माल गोदाम बनाया था बिहार में वो याद रखिएगा 1734 ईस्वी में, ठीक है, 1734 ईस्वी में। उसके बाद डेन जो कि डेनमार्क के डेनिस, ये लोग 1774 में आते हैं और नेपाली कोठी के समीप अपना कारखाना बनाते हैं। तो धीरे धीरे करके डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए और फिर डेनिस भी आए। 1691 ईस्वी में पटना का जो गुलजार बाग है वहां पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का माल गोदाम स्थापित हुआ था। अगर पूछ सकता है कि बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री या माल गोदाम की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1691 ईस्वी में। कहां पर, तो गुलजार बाग। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि बीपीएससी के लिए फेवरेट लाइन है और यहां से क्वेश्चन बार बार क्रिएट किए जाएंगे। प्लासी की लड़ाई को हमने अच्छे से समझा दिया है आपको। 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। फिर आगे जाकर के मीर जाफर का पुत्र जो है उसकी हत्या कर देता है। आगे चल करके फिर मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो अंग्रेजों की जो मनोकामना है उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो ये भी समझ जाता है और फिर इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की और फिर आगे चल करके अंग्रेजों के खिलाफ में दिल्ली के नवाब उस समय रहते शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय याद रखिएगा। और शाह आलम द्वितीय जो है उस समय कानपुर में ही अवध में ही निर्वासित थे, यानी निवास कर रहे थे। चूंकि वहां से अंग्रेजों के द्वारा शाह आलम द्वितीय की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये आकर के अवध में निवास कर रहे थे। फिर अवध में ही तीनों संयुक्त रूप से जो है बक्सर के मैदान में युद्ध करते हैं। मीर कासिम, दूसरा जो है अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और तीसरा दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर के 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जहां पर अंग्रेज विजित हो जाते हैं। और फिर शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली का नवाब है, उसके अधीन पूरा बिहार बंगाल प्रांत था, उसको अंग्रेजों ने जीत लिया। और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से 1765 ईस्वी में कब हुआ, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई और उसके तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो बंगाल प्रांत के अंतर्गत था, इसकी दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के पास आ गई। दीवानी यानी टैक्स वसूली का काम, ठीक है। प्रशासनिक इकाई अब भी जो था बंगाल के नवाब जो मीर जाफर हैं, फिर दोबारा उनको दे दिया जाता है। तो ये यहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद कुछ आंदोलन जो है जनजातियों के द्वारा भी किया गया। जनजातीय वो लोग हैं जो जंगलों में निवास करते हैं। जब अंग्रेजों के द्वारा टैक्स बढ़ाया गया 1765 के बाद 1793 ईस्वी में, आपको पता होगा कर्नवालिस के द्वारा जब जमींदारी प्रथा आती है, भूमि अस्थायी बंदोबस्त आता है, तो जो पहले से फ्री एरिया था, क्षेत्र जहां पे टैक्स नहीं लगता था, उस क्षेत्र को भी, जंगलों पर भी अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है जनजातीय क्षेत्र में। और जिस कारण से वहां पर जनजातीय लोग जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, खास करके छोटा नागपुर झारखंड के एरिया में, वो लोग विद्रोह करते हैं। उसी कड़ी में कई विद्रोह हुए, उसमें से संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, ये सब आपका फेमस है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भी बहुत सारे आंदोलन हुए, उसको भी आप थ्रोली एक बार देख लीजिए। सबसे पहला है 1820 से 21 ईस्वी में हो विद्रोह हुआ। ये छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के द्वारा सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि और उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध में
किया गया था। तो हो विद्रोह याद रखना है 1820-21, और सिंह भूम के राजा नाम है जिनका जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आ जाइए कोल विद्रोह। ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछ चुका है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह भी 1831-32 में होता है। याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा डेट एकदम, ये बार बार पूछा हुआ है कोल विद्रोह, या कई बार आपको मिलाने के लिए दे देगा, ईस्वी सन देकर के एक तरफ विद्रोह दे देगा और कहेगा ईस्वी सन मिलाइए। तो विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, झारखंड का मानभूम ये था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत, सिंह राय और सुरगा मुंडा थे। तो ये कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भी पूछा हुआ है, तो बुद्धो भगत याद रखिएगा, बुद्धो भगत का नाम जरूर याद रखिएगा। कोल विद्रोह के यहाँ पे नेतृत्व करता है। साथ साथ सुरगा मुंडा भी थे, सिंह राय भी थे, लेकिन बुद्धो भगत वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए बुद्धो भगत का नाम याद रखना है। कोल विद्रोह में 1831-32 में हुआ। उसके बाद भूमिज आंदोलन, भूमिज विद्रोह हुआ, और भूमिज विद्रोह जो है बड़ा भूम, जो वीरभूम जो स्थान है झारखंड में ही है, वहीं पर हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। बस यहाँ पे की पॉइंट्स ही लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, भूमिज विद्रोह। बाकी जनजातीय विद्रोह में हमने अच्छे से आपको समझा रखा है। संथाल विद्रोह का पूरा चैप्टर ही हमने अच्छे से करा रखा है, यहाँ पे थोड़ी जानिए। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोल विद्रोह 31-32 और संथाल विद्रोह 1855-56 में। और यह जो क्षेत्र है ये भी झारखंड का, भागलपुर जो बिहार का अभी पार्ट है उसका सटा हुआ, यानी बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे हुआ था। और इसमें नेतृत्वकर्ता का नाम 4 भाई हैं, जो कि सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाई नेतृत्वकर्ता के रूप में है। लेकिन मेन रूप से सिद्धू कान्हू का नाम, ठीक है, नाम बार बार पूछा गया नेतृत्वकर्ता। तो सिद्धू और कान्हू ये जो 2 भाई हैं, ये तो 4 भाई हैं, भैरव और चांद भी, लेकिन सिद्धू कान्हू वाला जो नेतृत्वकर्ता ये बार बार ऑप्शन में सिद्धू कान्हू रहता है, भैरव और चांद कभी कभी भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन बस आपको यहाँ पर ये याद रखना कि संथाल विद्रोह कितना ईस्वी में हुआ, तो 1855 से 56 में हुआ है। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये 4 भाई हैं जिन्होंने इस आंदोलन को का रूपरेखा तैयार किया था। और यह हुआ कहाँ था, तो संथाल परगना जो जिला है वहीं पे हुआ था 30 नवंबर 1856 ईस्वी को, ठीक है। आगे चल करके इस जिले का प्रथम जिलाधीश एसली एडन को बनाया गया था, ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में। बाकी कहानी अगर पढ़ना है तो आपके वीडियो कंटेंट में पढ़े हुए हैं, उसमें पूरा कहानी संथाल विद्रोह का हमने अच्छे से समझा रखा है। उसके बाद है खरवार विद्रोह, ये 1874-75 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे, और इसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। कई कारण थे जनजातीय आंदोलन को, जब हमने बताया था आपको, उसमें आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक भी कारण है, क्योंकि इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां आ गई थी और वो इनके धर्म पर डायरेक्ट चोट पहुंचा रही थी, जनजातियों के धर्म पे, ठीक है। तो उस कारण से ये लोग विद्रोह भी करते हैं। खरवार विद्रोह याद रखिएगा 1874-75, और मुंडा विद्रोह ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, और ये 1890 से 1900 के बीच में होता है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका 1890 का जो दशक है उसी में ये होता है, क्योंकि इसमें 3 बार जो है, कई बार ये जेल जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर आंदोलन होता है, और लास्ट होता है 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध लेकिन जो सशक्त आंदोलन हुआ 1899 ईस्वी में हुआ, जिसमें कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग का जो नारा है दिया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, यानी काटो बाबा, बाहरियों को काटो, जो भी मिले, जो भी अंग्रेज रानी के आदमी है उसको काटो, ठीक है। तो कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, तो इस तरह का नारा जो है यहाँ पर, इससे भयावहता का आपको पता चलेगा कितना भयावह यह आंदोलन रहा होगा, ठीक है। और इसका भी क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ठीक है। और लगभग 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछ चुका है कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था, ठीक है, चक्रधरपुर से सोते हुए। तो कई बार ये क्वेश्चन डेट पूछा हुआ है, बीपीएससी डेट पूछ चुका है कि कब पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। फिर आगे चल करके उसको रांची जेल में कैद कर दिया गया, और वहां पे कहा जाता है कि हैजा रोग के से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 30 मई 1900 ईस्वी को। जो भी हो, लेकिन 30 मई को इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 30 मई 1900 ईस्वी को। बाकी ये कहानी आपको चैप्टर में अच्छे से हमने कराया हुआ है, वो चैप्टर अगर आप अच्छे से, चूंकि 2-3 चैप्टर एकदम निश्चित रूप से आपको पढ़ना ही चाहिए जनजातीय आंदोलन में, एक संथाल विद्रोह और दूसरा मुंडा विद्रोह, चूंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ चुका है, फेवरेट टॉपिक है, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बीपीएससी का फेवरेट है, इसीलिए यहां से निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा, मैं तेजी से इसका आगे करता जाऊंगा जिससे कि आपको यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो बस ये याद रखना है, जो मेन आंदोलन होता है मुंडा के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा, वो 1899 ईस्वी में होता है, लेकिन ये बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों का खिलाफ करना 1890 ईस्वी से ही शुरू कर देते हैं। ये कहानी में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो फेवरेट लाइन है, जो बीपीएससी का फेवरेट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा है, कब पकड़े गए थे और बिरसा मुंडा के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मुंडा आंदोलन के बिरसा मुंडा, और कब हुआ था, 1899 से 1900, ये आपको एकदम याद रखना है। ताना भगत आंदोलन बहुत बाद का है, ये आपका 1914-15 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और खास करके जतरा भगत के द्वारा यहाँ पे किया गया था, और उराव मुंडा और संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से इसमें भाग लिया गया, और इसके अन्य नेता देबिया माया सिबू आदि थे। अब आ जाइए चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच में युद्ध हुआ और इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय शासक बना। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ा और 1800 ईस्वी में चेरों के विरोध में भी खुले विद्रोह के रूप में यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलता है। तो बस ये जब भी पूछेगा तो डेट और विद्रोह का नाम ही पूछेगा। ठीक है, नोनिया विद्रोह ये याद रखिएगा, ये इसका कौन सा क्षेत्र में हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में ये नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया एक जाति है जो सल्फर की खेती यानी सोरा खेती में बोल दिया, सोरा उत्पादन करते थे, सॉरी खेती नहीं, सोरा का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो इन्हीं को नोनिया कहा जाता है। आज भी नोनिया जाति समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इनको उचित मूल्य नहीं मिलता था और सोरा का प्रयोग खास करके विस्फोटक सामान बनाने में अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। तो तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर के क्षेत्र में ये लोग विद्रोह किए थे। नोनिया विद्रोह कब हुआ था, 1770 से 1800 ईस्वी। तो ये याद रखना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही मानिए, आपको जनजातीय आंदोलन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। अब चाहे ज्यादा चांस रखिए संथाल और मुंडा का ही पूछने का, बाद बाकी पढ़ना भी जरूरी रहता है। कई बार देखने को मिला है जैसे ताना भगत आंदोलन या आपको दे देगा क्रोनिकल ऑर्डर में करने के लिए पहले कौन सा हुआ, चारों दे देगा, मुंडा दे देगा, संथाल दे देगा, भूमि दे देगा, कुल दे देगा या ताना भगत दे देगा। उसको कहेगा सिस्टमेटिक कौन सा होगा, ABC करके आपको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो आप अच्छे से जब पढ़े रहिएगा किसके बाद क्या हुआ तो आप इजिली कर सकते हैं। सबसे बाद में यहाँ ताना भगत होता है, ये याद रखिएगा। अब 1857 की क्रांति, उधर भी हम लोग इंडियन इतिहास में भी पढ़े और बिहार स्पेसिफिक में भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। 1857 क्रांति, क्योंकि 1857 की क्रांति में बिहार के वीर कुंवर सिंह ने एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाया था अंग्रेजों को हराने में, तो इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को कहां से शुरू हुआ, तो देवघर जो कि झारखंड है, उस समय बिहार का ही पार्ट था। ठीक है, रोहिणी नामक गांव से हुआ था और 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था, यानी अंग्रेजों की जो सेना की 32वीं रेजिमेंट थी उसका मुख्यालय था, वहीं से शुरू हुआ। और सबसे पहले अंग्रेजों का खिलाफ मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने पश्चिम बंगाल के एक छावनी से किया था। तो ये याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे इससे पहले विद्रोह कर चुके थे और वही विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बिहार तक फैला। और 12 जून 1857 को बिहार में, चूंकि उस समय देवघर बिहार में ही था, तो बिहार का जो स्थल है देवघर, जो कि झारखंड अभी वर्तमान में है, उसका रोहिणी नामक गांव से हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में कहां से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति का और कब, तो 12 जून 1857 को देवघर जिला जो कि अभी झारखंड में है उसका रोहिणी नामक गांव, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था कि विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन रेसली और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट को मारा जाता है। ये जो है ग्रांट मारे जाते हैं। ठीक है, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी का एक पुस्तक विक्रेता, कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन नेतृत्व करता थे बिहार पटना में, तो उस समय पीर अली एक पुस्तक विक्रेता हैं, उन्होंने अंग्रेजों का खिलाफ किया था। आगे चल करके इनको जो है पटना सिटी में ही एक बरगद के पेड़ पे लटका दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो पीर अली 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले बिहारी हैं। ठीक है, उसके बाद
इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल भी मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। आपको पता होगा आगे चल करके वीर कुंवर सिंह भी मारे जाते हैं, उनको भी गोली लग जाती है, फिर वो भी गुजर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबाया था बिहार में। कई बार पूछेगा कि बिहार में 1857 की क्रांति को कौन से अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था, तो याद रखिएगा उस अधिकारी का नाम था, कमिश्नर थे टेलर। ठीक है, उस समय पटना के कमिश्नर थे टेलर। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। ठीक है, 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट जो कि शाहाबाद जिले के जगदीशपुर जाकर के किससे मिलते हैं, वीर कुंवर सिंह। और आपको पता होगा सबसे वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, अंग्रेजों के दांत खट्टा करने वाले अगर कोई बिहार के लाल हैं तो वो आपके वीर कुंवर सिंह ही थे। 80 वर्ष की अवस्था में भी इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी अंग्रेजों को हरा दिया था। ये अपने जीवन में अंग्रेजों से हारे नहीं, बल्कि लास्ट तक इन्होंने संघर्ष किया और बाद में इनकी मृत्यु स्वतः हो जाती है। क्योंकि जब इनको गोली लगता है तो इन्होंने अपने हाथ को काट करके गंगा मैया को चढ़ा दिया था, यानी गोली लगने के बाद। ठीक है, और उसके जख्म से आगे चलकर इनकी मृत्यु होती है। आरा में युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए और आरा में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में वीर कुंवर सिंह का, उसमें वीर कुंवर सिंह जीत जाते हैं। ठीक है, 30 जुलाई 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिला में सैनिक शासन लागू कर दिया। कुंवर सिंह को आगे आरा छोड़ करके जाना पड़ा, फिर आगे जाकर के वो कानपुर में किससे मिलते हैं, नाना साहब से। जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो मराठा में जो है नाना साहब को, जब मराठा और अंग्रेज एंग्लो मराठा युद्ध होगा तो उसमें मराठा हार जाता है, तो इसका जो नाना साहब होते हैं उससे पहले बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो वहीं पर जो है उनके बीच में समझौता होता है, तो पेंशन पर इनको रखा जाता है। तो उसी का ये दत्तक पुत्र रहते हैं नाना साहब, तो इनको भी पेंशन दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन आगे चल करके जब पेंशन बंद कर दिया जाता है तो नाना साहब किससे, वीर कुंवर सिंह के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ में आजमगढ़ में लड़ाई करते हैं और अंग्रेजों को हराते हैं। ठीक है, दोनों मिल करके। फिर 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया, यानी यहां पर भी अंग्रेज को पराजित कर दिया कुंवर सिंह ने। और आगे चल करके इनको जब गोली लग जाती है नदी पार करने के दौरान, तो इन्होंने जब अपना हाथ चढ़ा दिया, फिर भी ये आरा पहुंचते हैं, फिर अपने जो निवास स्थल पे है वहीं पर ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये कहानी हमने आपको अच्छे से वीर कुंवर सिंह चैप्टर में करा रखा है, कंटेंट में वीर कुंवर सिंह बिहार स्पेशल में अच्छे से पूरा डीपली से पढ़ लीजिएगा। जनरली यहाँ पे आपको पूछेगा कि बिहार, ये फेवरेट क्वेश्चन हर एक बार पूछ देता है कि बिहार में नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, अगर पटना पूछ दे तो पटना में तो आपको पीर अली नामक जो पुस्तक विक्रेता है वो ऑप्शन देगा, लेकिन बिहार का नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो कुंवर सिंह ही देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां से निश्चित रूप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा सामाजिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन भी हुए, जो कि बिहार में भी होगा। अगर आप भारतीय इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जैसे जो विद्वान हुए बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, या कह सकते हैं पूरे भारत के स्तर पर इन्होंने समाज सुधार का प्रयास किया है। जैसे आपका राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विद्रोह किया, विरोध किया। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके आप देखे होंगे कि स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर समाज सुधार में भूमिका निभाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उन्होंने भी विधवा विवाह ये सब शुरुआत करवाया। तो ये सब समाज सुधारक आंदोलन के बारे में है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना हुई थी। भागलपुर में 1866 ईस्वी में डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना हुई। अगर पूछेगा बिहार में ब्रह्म समाज, ऐसे पूछेगा ब्रह्म समाज, तब तो आपको राजा राम मोहन राय। लेकिन जब पूछे बिहार में 1866 ईस्वी में किसके द्वारा भागलपुर में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। ये सब क्वेश्चंस बीपीएससी जब अंदर से लाइन से बनाती है तो आपको कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर। तो ये सब आपका जो नोट्स है इसको प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही फायदा कारक नोट्स है जो हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े निश्चित रूप से जुड़ जाइए, और उसमें आपको सारा वीडियो किया हुआ है, अच्छे से करवा रखा हूं, और नोट्स भी उसमें दिया हुआ है, उसको आप देखिए समझिए। कुछ टेस्ट है उसको भी लगाते रहिए,
जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और यही सब क्वेश्चन वहां बीपीएससी के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। बिहार के दानापुर में 1885 ईस्वी में पहला आर्य समाज मंदिर स्थापित किया गया था। कई बार पूछेगा बिहार में कहां पर सबसे पहला आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा दानापुर में 1885 ईस्वी में। पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, आरा, मोतिहारी, भागलपुर में भी अन्य शाखाएं स्थापित हुई थी। बिहार के जमशेदपुर, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है, 1920 ईस्वी में पहली बार रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, उसकी शाखा स्थापित हुई थी। 1922 ईस्वी में पटना और देवघर में भी इसकी शाखाएं खोली गई रामकृष्ण मिशन की। चूंकि ये समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पे चल रहा है, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। 1894 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अल्कॉट और एनी बेसेंट, आपको पता होगा कई बार भारतीय स्तर पे पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट का नाम आप लोग जानते होंगे। इन्होंने बिहार की यात्रा 1894 ईस्वी में किया था। तो कई बार पूछेगा कि एनी बेसेंट बिहार की यात्रा पर कब आई थी, ठीक है, तो याद रखना है आपको 1894 ईस्वी में। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, याद रखना है नाम, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 1 दशक तक महासचिव भी रहे थे। तो बिहार में पूछ देगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव किसको बनाया गया था, तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बिहार में वर्ष 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जमीतुल उलेमा ए हिंद की शाखा स्थापित की थी। पूछ सकता है कि जमीतुल उलेमा ए हिंद शाखा की स्थापना किसने किया था, तो नाम याद रखना है आपको, मौलाना मोहम्मद सज्जाद। देखिए ये सब डीपली क्वेश्चन है, ये जनरली आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बीपीएससी जब डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह के नोट से वो क्रिएट करेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इमारत सरिया, ठीक है। 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के बारे में भी हमने बताया आपको, और सहयोग आंदोलन भी उस समय 1920 ईस्वी में हुआ था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। दौरान इमारत सरिया नामक एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना बिहार के मुसलमानों के द्वारा की गई और इसके भी संस्थापक कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद। अगर पूछेगा इमारत सरिया नामक जो संस्था बनाई गई थी बिहार में, उसके संस्थापक कौन थे, तो एकदम याद रखना है आपको नाम, मौलाना मोहम्मद सज्जाद। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से लाइन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में और पूछ सकता है। इस संस्था का मुख्यालय पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित था, ठीक है। तो इमारत सरिया जो है मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा बनाया गया था और खास करके ये खिलाफत आंदोलन के समय में और उसी समय में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। 1846 ईस्वी में अनेस्टियस हार्टमैन नामक पादरी को पटना में धर्म प्रचार का कार्य अंग्रेजों के द्वारा सौंपा गया था। अब आते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है वो बिहार तक पहुंचता है और 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में पटना में एक सभा आयोजित हुई और बिहार में होम रूलिंग की स्थापना हुई। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार में होम रूल आंदोलन या बिहार में होम रूलिंग के संस्थापक सदस्य कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखना है आपको, मौलाना मजरूल हक, ठीक है। मौलाना मजरूल हक, सदाकत आश्रम आज भी है पटना में, वो मौलाना मजरूल हक के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1916 में इन्होंने बिहार में होम रूलिंग की स्थापना की थी। भारत स्तर पे एनी बेसेंट और बिहार में मौलाना मजरूल हक, याद रखिएगा। इसमें मौलाना मजरूल हक अध्यक्ष थे, सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष थे, चंद्रवंशी सहाय मंत्री शामिल थे। इस आंदोलन के अनेक सक्रिय सदस्य सरफराज हुसैन, हसन इमाम और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। चलिए अब बिहार में चंपारण सत्याग्रह, यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछा है, ठीक है। कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहीं पे चंपारण सत्याग्रह को लेकर के बातचीत हुई थी, चूंकि जो बिहार के राहुल साकृत्यायन पहुंचे थे और वहां पर जब बिहार लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उन्होंने ही, राहुल साकृत्यायन ने ही बिहार में जो नील की खेती या कह सकते हैं तिनकठिया पद्धति था उसके बारे में गांधी जी से को अवगत करवाया था, ठीक है। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बिहार के प्रतिनिधित्व ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, ठीक है। जैसे चंपारण के, हाँ, राजकुमार शुक्ल का भी नाम याद रखिएगा, चंपारण के किसान नेताओं द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रज प्रसाद गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए
संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। तो राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद, ये दो व्यक्ति का नाम एकदम नहीं भूलना। ये दोनों 1916 के लखनऊ अधिवेशन पहुंचते हैं और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किए गए जो कार्य थे संघर्ष, उनसे ये प्रभावित थे और उन्हीं के कार्य को देख करके ये गांधी जी को बिहार की समस्या के बारे में अवगत कराने पहुंचे थे। चूंकि उस जो सम्मेलन था उसमें गांधी जी भी पहुंचे थे। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। कई बार पूछेगा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो ये याद रखना है 1916 ईस्वी में। उसके बाद ही आपका 1917 में क्या होगा, गांधी जी बिहार पहुंच जाएंगे। ठीक है, कब, तो डेट भी याद रखिएगा 10 अप्रैल 1917 को। देखिए अब क्या करता है बीपीएससी, डायरेक्ट नहीं पूछेगा चंपारण आंदोलन कब हुआ, अब पूछेगा कि किस तिथि को गांधी जी चंपारण पहुंचे या गांधी जी का आगमन कब हुआ। अब मैक्सिमम बच्चे वहां फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो बीपीएससी अब इस तरह के प्रश्न की ओर डीपली थोड़ा सा जाता है और फिर आपको फैक्ट निकालता है। तो 10 अप्रैल 1917 को याद रखना है गांधी जी चंपारण आगमन हुआ और बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा है कि गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया गया, तो बिहार में किया गया और बिहार में भी चंपारण में किया गया और जिसको कि हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या था वहां पे, तो चंपारण में अंग्रेज बगान मालिक के द्वारा वहां के किसानों से एक अनुबंध किया गया था जिसके तहत किसानों का अपना 1 बीघे में यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य था और इसी को क्या कहा जाता था, 3 कट्ठिया पद्धति। और इससे क्या होता था कि उनकी जमीनें बंजर हो जाती थी और उन्हें उचित मूल्य नील का नहीं मिलता था। ठीक है, नील की खेती को लेकर 1917 में पहली बार यह आंदोलन हुआ। इससे पहले भी ऐसे बंगाल में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह इससे पहले भी, जिसका की चर्चा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में किया है। 1859 ईस्वी में भी बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, लेकिन जो बिहार का जो होता है नील विद्रोह ये 1917 ईस्वी में होता है। ठीक है, और इससे पहले कई बार नील विद्रोह हो चुके थे। तो ये याद रखिएगा, बिहार वाला 1917, बंगाल वाला 1859-60 में, तो कंफ्यूज नहीं हुईएगा। गांधी जी ने 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बिहार के प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मुलाकात की और अपना मकसद बताया, लेकिन विल्सन ने गांधी जी को किसी भी प्रकार का सहायता देने से इनकार कर दिया। फिर गांधी जी क्या करते हैं, इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन पहुंचते हैं, वहां के कमिश्नर L.F. मॉर्गेट से मिलते हैं। मॉर्गेट ने न केवल जांच में सहायता करने से इनकार किया बल्कि उस क्षेत्र में क्या किया, 144 धारा लगा दिया और गांधी जी को चंपारण पहुंचने से रोकने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, 15 अप्रैल को गांधी जी जब मोतिहारी पहुंचे तो उनको वहां पर वहां के जो लोकल थे बाबू गोरख प्रसाद अपने घर में उनको ठहराया। कई बार पूछ सकता है कि जब गांधी जी पहुंचे मोतिहारी 15 अप्रैल को 1917 को, तो उनको किनके घर में शरण मिला था, तो बाबू गोरख प्रसाद के घर में। आंदोलन की शुरुआती दौर में गांधी जी अपने सहयोगी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि लोगों के साथ पूरे गांव में सुबह में निकले और दिन भर घूम घूम करके सारे किसानों का जो बयान था उसको दर्ज किया और बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। देखिए अब अंग्रेजों के पास एक समस्या है, क्योंकि वो 1914 से 18 का जो पीरियड चल रहा है वो प्रथम विश्व युद्ध का चल रहा है और अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि भारतीय का सपोर्ट नहीं मिले, तो इसलिए वो गांधी जी के बातों को मान लेंगे, क्योंकि अभी ये हार रहे होते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो उनको गांधी जी के बात को मानना मजबूरी था, क्योंकि गांधी जी भारतीय सेना को, चूंकि गांधी जी को सर्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय सेना में सेनाओं को भेज भी रहे थे और उनका मानना था अगर अंग्रेज अभी जीत जाते हैं तो भारत को ये आजाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनका ये मानना गलत साबित होता आगे चल के। गांधी जी से बातचीत के पश्चात उसने 1917 में, ऐसे भी देखिए उनको इससे कुछ नुकसान था नहीं, क्योंकि नील का डिमांड यूरोपीय मार्केट में खत्म हो चुका था, केमिकल बनाए जा चुके थे, तो अंग्रेज को इससे नुकसान था भी नहीं और उसको उस समय भारतीय सेना की आवश्यकता थी। और अगर गांधी जी की बातों को अंग्रेज नहीं मानता तो हो सकता था कि गांधी जी के द्वारा विरोध किया जाता और भारतीय सेना जो युद्ध में जा रहे थे वो नहीं जाते, तो इसके कारण अंग्रेजों ने
लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन पहला घटना थी जब गांधी जी या किसी भारतीय की बातों को अंग्रेजों ने माना, ठीक है। और ये छोटी घटना ही आगे चल करके भारतीयों के अंदर एक सशक्त रूप कह सकते हैं कि भारतीयों के अंदर एक विश्वास दिलाता है कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है, अंग्रेजों से भी अपनी बातों को मनवाया जा सकता है, बस मनवाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिवनेस है वो भारतीयों के अंदर आया, फिर भारतीयों ने अंग्रेजों का खुल करके विरोध करना शुरू किया। गांधी जी से बातचीत के पश्चात उसने जुलाई 1917 में किसानों के कष्ट की जांच के लिए एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसकी अध्यक्षता में? जो चंपारण में एक समिति बनी थी, एग्रेरियन कमिटी, चंपारण एग्रेरियन कमिटी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एफजी सलाई, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंपारण कृषि समिति की अध्यक्षता किसने की थी 1917 में? चंपारण में एफजी सलाई ने किया। इस समिति में जो सदस्य थे, अन्य सदस्यों में गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद, एलसी अदामी, नारायण सिंह, डीजे रीड और सी रैनी थे। और अक्टूबर 1917 में जांच समिति ने सिफारिश की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा कि नीलहों द्वारा, जो नील के किसान हैं, अवैध रूप से वसूली की गई राशि का 25% हिस्सा रैयतों को लौटाया जाए, यानी किसानों को लौटाया जाए। यानी जितने रकम अंग्रेजों के द्वारा वसूली की गई है कैश के रूप में, उसका 25% जो है उनको वापस कर दिया जाए। और 3 कट्ठिया पद्धति जो है, 1 बीघे में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का जो नील की खेती करने का है, उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। मार्च 1918 तक चंपारण बिल पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए और इसके साथ ही 3 कट्ठिया पद्धति जो था, वो अवैध कानून जो था, वो समाप्त कर दिया गया। तो पहला जीत है जो कि गांधी जी के द्वारा, या कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ही अंग्रेजों के खिलाफ पहली जीत है, ठीक है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोग का नाम अगर देखा जाए तो राजकुमार शुक्ल, धरणीधर बाबू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक, पुलक और शंभु शरण, नरहरि पारिक, आचार्य जेवी कृपलानी, महादेव देसाई। कई बार पूछे इनमें से कौन नहीं थे, ठीक है। हो सकता है उसमें नाम दे दे, जवाहरलाल नेहरू का दे दे, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट कर देता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो आपको तो पता होना चाहिए कौन कौन थे, तभी आप पता कर सकते इनमें से कौन नहीं थे, या जिनका समय पीरियड अगर आपको पता होगा तो उससे आप निकाल सकते हैं कि वो उस समय के। अब इसमें सुभाष चंद्र बोस को एंट्री करा दिया तो बिल्कुल नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। भगत सिंह को करा दिया तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीका से, या जयप्रकाश नारायण को करा दे तो वो भी नहीं होंगे। तो इस तरीका से यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। मेरा आवाज टकरा रहा है क्या? सही में आवाज टकरा रहा है क्या? वाकई आवाज टकरा रहा है क्या? आवाज ठीक है? देखिए मैं तेजी से बोल रहा हूं, हो सकता है आपको लग रहा होगा। क्या वाकई आवाज टकरा रहा है क्या? मैं थोड़ा तेजी से कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, चूंकि मैंने इसको कई बार पढ़ा रखा है और रिवीजन क्लास है, तो ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा ये सब टॉपिक पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार मैंने करवा रखा है। उसके प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देखा कीजिए। बिहार में खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अब देखिए खिलाफत आंदोलन जो होगा, ये वास्तव में 1914-18 के दरमियान क्या होता है कि 1918 में जब फिर अंग्रेज जीत जाते हैं, तो ये जो तुर्की के जो खलीफा होते हैं उसके पद को ये समाप्त कर देते हैं। क्योंकि तुर्की का खलीफा पूरे इस्लाम जगत के खलीफा होते हैं, धर्म गुरु माने जाते थे, तो इस कारण से भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और वही मौका था गांधी जी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का, जिसका कि गांधी जी ने सहयोग किया और असहयोग आंदोलन नाम दिया, जो कि वास्तव में मुस्लिम धर्म के जो लोगों के द्वारा ये शुरुआत किया गया था खिलाफत आंदोलन के नाम से। 1919 में शुरुआत हुआ था। देखिए वही चीज है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हसन इमाम की अध्यक्षता में, कौन व्यक्ति हैं? हसन इमाम हैं। 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा हुई जिसमें मित्र देशों द्वारा खलीफा के प्रति उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात की गई। खलीफा कौन है? तो तुर्की के जो धर्म गुरु हैं उनको यहाँ खलीफा कहा गया है। उनके साथ क्या हुआ था कि जब अंग्रेज वो क्षेत्र जीत जाते हैं तो खलीफा का पद भी समाप्त कर देते हैं।
धर्मगुरु का पद समाप्त कर देते हैं, जिस कारण से ये लोग खलीफा का जो क्षेत्र अंग्रेज जीतते हैं तो उसके लिए उनसे उचित व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों के लिए दबाव बनाते हैं, भारत में आंदोलन करते हैं। हसन इमाम द्वारा 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में शांति समारोह का बहिष्कार का आह्वान किया गया। गांधी जी द्वारा 26 जनवरी 1920 को खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग का प्रस्ताव, गांधी जी इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और इन्होंने 26 जनवरी 1920 ईस्वी को 26 जनवरी 1920 ईस्वी को असहयोग का प्रस्ताव रख दिया कि यह मौका है अंग्रेजों को असहयोग करने का, ठीक है। और 29 जनवरी को मौलाना आजाद ने भी इसको समर्थन दिया। 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की। मुंगेर, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, डाल्टनगंज में व्यापक प्रभाव देखने को मिला। बिहार में खिलाफत नेताओं के आग्रह से खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली अप्रैल 1919 में पटना आए। 15-16 मई 1920 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा जो धर्माचार्य थे उनका सम्मेलन हुआ और सरकार ने जो असहयोग कांग्रेस ने किया था उसके साथ प्रस्ताव को पारित कर दिया, यानी दोनों मिल गए। पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में उसको दिन सभा हुई, जिसमें फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की उपाधि त्याग दी। नूर अल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता त्याग दी। फुलवारी के साहबुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकार का पद छोड़ दिया, जबकि वकील मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो याद रखिएगा मोहम्मद जुबैर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह था खिलाफत, अब है असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में भागलपुर में हुई। इसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव क्या था? असहयोग का। बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम गांधी जी के इस प्रस्ताव के विरोधी थे, लेकिन दो व्यक्ति अभी विरोध कर रहे हैं, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया, जो कि राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, कई लोग इसको जो है असहयोग आंदोलन को एक अलग रूप देना चाह रहे थे और गांधी जी इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देख रहे थे। ठीक है, तो ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दा जो था, देश आजादी का मुद्दा भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, और जो कि राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बढ़ गया था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़ गए और आंदोलन में भाग लिए। तो ये एक समय है जिसमें किसान नेता भी कांग्रेस के साथ मिले हुए, यानी गांधी जी के साथ मिले हुए हैं, असहयोग आंदोलन के साथ मिले हुए हैं, मुसलमान भी मिले हुए हैं। तो इसका व्यापक प्रभाव आपको बिहार में देखने को मिला। ठीक है, असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार के कई नेता ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस कर ली, जैसे मजरूल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, अन्य नेता। छात्र ने भी बहुत व्यापक स्तर पर विरोध किया, स्कूल कॉलेज में अपना नाम कटवा लिया। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी मुख्य रूप से शामिल रहे। मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को पटना गया मोड़ पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। कई बार पूछ सकता है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया। मजरूल हक ने दीघा के पास, जो कि उसके मित्र रहते हैं खैरू मियां, जो दान में जमीन देते हैं, उस पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। आज भी पटना में आप सदाकत आश्रम जाएंगे तो वो मजरूल हक के द्वारा ही बनाया गया था और वो जमीन जो है वो खैरू मियां ने उनको दान में दिया था। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा उसी के प्रांगण में राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी स्थापना, या कह सकते हैं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? सदाकत आश्रम में। इसके कुलाधिपति कौन बनाए गए? तो मजरूल हक, और कुलपति जो बनाए गए वो ब्रजकिशोर प्रसाद यहाँ पर बनते हैं। कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद और कुलाधिपति बने
मजरूल हक किस महाविद्यालय के, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय। कहाँ पे बनाया गया, तो ये आपको सदाकत आश्रम के पास में ही बिहार विद्यापीठ बनाया गया। तो ये पूछ सकता है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन बने थे, तो मजरूल हक, और कुलपति कौन बने थे, तो ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है। राष्ट्रीय भावना का प्रसार और सहयोग कार्यक्रम का प्रचार हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से दी गई। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, मदरलैंड, द मदरलैंड किसके द्वारा अखबार निकाला गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी बार बार पूछा है। ठीक है, द मदरलैंड जो अखबार है वो मजरूल हक के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है ये। ठीक है, सदाकत आश्रम से ही द मदरलैंड की शुरुआत 1921 ईस्वी में मजरूल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के द्वारा 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई, जिसका आदेश था अखिल भारतीय कांग्रेसी समिति की वर्किंग कमेटी द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के द्वारा कब जो है कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, तो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को। नवंबर 1920 के मध्य में शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी के लिए आंदोलन शुरू हुआ तथा सभी ने नशाखोरी से दूर रहने की सभी से की गई अपील की गई, नशा नहीं करने के लिए। और सहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में दीप नारायण सिंह, मुंगेर जिले में मोहम्मद जुबेर एवं मुजफ्फरपुर जिले में मोहम्मद शफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये सब नाम याद रखिएगा। और सहयोग आंदोलन भागलपुर में दीप नारायण सिंह का नाम याद रखना है, मुंगेर में किसका नाम याद रखना है, मोहम्मद जुबेर का। ये क्वेश्चन बार बार इस बार भी पूछा था बीपीएससी में। 30वां अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस का 30वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था 30वां अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे, देश बंधु चित्तरंजन दास। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, बीपीएससी 5-6 बार पूछ चुका है। ठीक है, कि 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बिहार के गया में हुआ था। या पूछेगा 30वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। और इसकी या पूछेगा कि बिहार के जो गया में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, देश बंधु की उपाधि दी गई, इनको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी अभी तक 5-6 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ। स्वराज दल के संस्थापक आपको पता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। बिहार में इसकी शाखा की स्थापना हुई और श्री कृष्ण सिंह इसके नेता थे। किसके, तो स्वराज दल के। बरैया ताल बर्खास्त आंदोलन मुंगेर में कार्यानंद शर्मा, ये किसान आंदोलन किसान नेतृत्व करता है, किसान आंदोलन में भूमिका निभाते हैं कार्यानंद शर्मा। ठीक है, और ये बर्खास्त भूमि जो बरैया ताल है उसमें बर्खास्त भूमि यानी जो अंग्रेज के द्वारा क्या हुआ था कि जो टैक्स नहीं दिया जाता था किसानों के द्वारा, रैयतों के द्वारा, उस जमीनों को बर्खास्त भूमि कहा जाता था, वो अंग्रेज के पास चला जाता था। ठीक है, तो वो बर्खास्त आंदोलन उसी से जुड़ा हुआ है। 1931 ईस्वी में बेगूसराय में गोलीकांड होता है। ठीक है, और वहां पर नेतृत्व करता है नेता रघुनाथ ब्रह्मचारी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन बनाया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, देखिए एक बोलेगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो 1934, और सीधे अगर पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1931 ईस्वी में। ठीक है, और औपचारिक रूप से गठन होता है 1934 ईस्वी में। बिहार उसमें लिखा रहेगा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और यहां सीधे लिखा रहेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1931-34 में कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधे बिहार सोशलिस्ट पार्टी लिखा रहे तो 1931 मानना है, कांग्रेस लगा दे तो 1934 मानना। ठीक है, अगर औपचारिक भी लगा दे तो आपको 1934 ही बोलना है। ठीक है, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ। देखिए यहां भी सोशलिस्ट पार्टी है लेकिन औपचारिक शब्द नहीं है। औपचारिक जो लगेगा तो आप 1934 पहुंच जाइएगा, औपचारिक नहीं लिखा रहे तो 1931, या कांग्रेस भी लगा दे तो आपको 1934 मानना है। जिसके अध्यक्ष, ये कई बार पूछा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव
और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन एकदम भूलिएगा नहीं, फेवरेट क्वेश्चन है। हमने देखा है 5-6 बार ये एग्जाम में आ चुका है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन, औपचारिक रहे 1934, औपचारिक नहीं लिखा रहे 1931 में मानना है, याद रखना है। उन्नीस सौ 12 में 27वां, उनचालीसवां हो सकता है, होगा तो जोड़ लीजिए। 1912 में 27 है तो 10, 37वां होगा, हो सकता है ये 37वां होगा, ठीक है। ध्यान से उतर गया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 37वां शायद होगा, एक सेकेंड। सैंतीसवां है, ठीक है। 37 होगा, वो 30वां मिस्टेक है। अच्छा हुआ आप लोग बोल दिए, ठीक है। ये 30 के जगह ना 37वां कर लीजिएगा, 30वां नहीं होगा, ये 37वां होगा। मुझे भी लग रहा था ये 37वां, चूंकि ये सब हिस्ट्री है, बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद रहेगा, ठीक है। 37वां हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 1930-31 की घटना हम लोग देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम से क्लियर है, विनय पूर्वक अवज्ञा करना, अंग्रेजों की बात को नहीं मानना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव 1929 का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो याद रखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है लाहौर में, जहां पंडित नेहरू अध्यक्षता किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में किया गया था, ठीक है। वहीं पे प्रस्ताव पारित होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, जब तक कि पूर्ण रूप से देश आजाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही। और यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी कारण से आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और हम लोग जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। यहाँ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी यात्रा, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछेगा, कब शुरुआत किया था इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत? कहां से? तो साबरमती आश्रम है, वहां से दांडी चल करके पैदल गए थे ये, ठीक है। और कितना दूरी है? तो 240 मील लगभग दूरी है, उसको पैदल यात्रा किए थे। और ये चले थे 12 मार्च को और पहुंचे थे 6 अप्रैल को। लगभग 24 दिन की यात्रा थी इनकी पैदल, और 78 अनुयायियों के साथ ये पहुंचते हैं। यानी साबरमती से पैदल चल करके दांडी तक पहुंचने में कितना दिन लग गया? 24 दिन। 12 मार्च को चलेंगे और पहुंचेंगे कब? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं, एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून तोड़ते हैं। ये सब घटना हमने अच्छे से सविनय अवज्ञा आंदोलन करा रखा है, उसको अच्छे से देखिएगा। बिहार में भी नमक सत्याग्रह शुरू हुआ
6 अप्रैल 1930 को तिथि निश्चित की गई। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में किया गया और वहां पे नमकीन मिट्टी से नमक बना करके इसको किया गया। धीरे धीरे इसका प्रसार आगे चल करके पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद क्षेत्र में भी हुआ। ठीक है, अब यहां पर है बिहार में नमक आंदोलन। तो चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, पटना में अभी कांत सिंह, बरेजा में गिरीश तिवारी, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, उतना नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि बिहार में कहां कहां पे नमक कानून तोड़ा गया था। तो सारण और चंपारण ये याद जरूर रखिएगा, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके विरोध में बिहार में भी जन प्रदर्शन हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को शराब एवं विदेशी वस्त्रों के दुकान के आगे धरना देने का काम किया। पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ही बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर भुगतान करने से मना कर दिया, चौकीदारी कर नहीं देने का बात किया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना अन्य जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया, यानी चौकीदारी कर पहले देना पड़ता था जनता को, ये टैक्स जनता देना बंद कर दी। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष जमुना सिंह ने भी चौकीदारी कर का विरोध में त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर 12 जुलाई 1933 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को पटना में गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी। ठीक है, चूंकि गोलमेज सम्मेलन हो गया तो कुछ बात अंग्रेजों के द्वारा मान ली गई। 18 गांधी इरविन पैक्ट आपने पढ़ा होगा। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और फिर बिहार में आंदोलन भी स्थगित हो गया। ठीक है, 1934 में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की थी, वो श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद दूसरा सत्याग्रही का नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। कई बार दूसरा सत्याग्रही पूछ देगा, बिहार के कौन ऐसा सत्याग्रही है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। ठीक है, दूसरा तो अनुग्रह नारायण, प्रथम तो श्री कृष्ण सिंह। 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिलाव में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिला जगत रानी देवी, जानकी देवी, प्रेमवदा देवी आदि थे। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार स्पेशल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आइए अब आते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का तो आप देखें कितना व्यापक प्रभाव है, देखने को मिलेगा बिहार में। जब बंबई के ग्वालिया टैंक से गांधी जी घोषणा करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावी राज्य बनता है तो वो बिहार ही बनता है। बंबई में कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक 5 अगस्त 1942 को, भारत 8 अगस्त रहता है लिखा हुआ। ठीक है, 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और अच्छा ये प्रस्ताव रखा गया 5 अगस्त को, सॉरी। ठीक है, 5 अगस्त 1942 को और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, और ग्वालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया और उसी में करो या मरो का नारा दिया गया। 9 अगस्त को ही क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में भी 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद फुलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण, यानी जो भी एक्टिव नेतृत्व करता थे उस समय बिहार में कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 अगस्त 1942 को ही शासनादेश लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। जब करो या मरो का नारा गांधी जी दे देते हैं तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त को जितने भी नेता थे कांग्रेस से जुड़े हुए पूरे बिहार में या पूरे देश में, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। बलदेव सहाय ने सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वो व्यक्ति हैं बलदेव सहाय। कौन व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा बलदेव सहाय। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने जिला कांग्रेस कार्यालय जो कि कदम कुआं में है तथा सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया। 11 अगस्त को आपको पता है कितना भयानक घटना घटित होगा। 1942 को पटना में विद्यार्थियों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया
जिसमें सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश की गई। और उस समय पटना के जो जिलाधीश थे WG आर्चर थे और उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस आदेश के बाद जो है 11 छात्र जो है वहां पर 7 छात्र वहां पर 11 अगस्त 1942 को शहीद हो गए। 7 स्टैच्यू, जिसमें कि इस गोलीकांड में 7 विद्यार्थी मारे गए, अनेक घायल हुए। मरने वाले विद्यार्थी कौन कौन थे? रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा। पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे, तो नाम जरूर याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार, राम गोविंद सिंह, ये सब जो व्यक्ति थे वो 7 शहीद में हैं। ठीक है, एक बार पूछा था इनमें से कौन नहीं थे, कुछ एक अलग नाम दे देगा आपको। ठीक है, तो ये 7 का नाम याद रखिएगा। रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार, राम गोविंद सिंह, ये सब थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। 7 स्टैच्यू आज भी बिहार का आप देखेंगे विधानसभा के पास में इसका बनाया हुआ है। ठीक है, शहीद स्मारक। इस गोलीकांड के विरुद्ध में 12 अगस्त को पूरे पटना में हड़ताल हुआ। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में एक संगठन बनाया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेगा। आजाद दस्ता, एक आजाद हिंद है, वो तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। आजाद दस्ता पूछेगा किसके द्वारा बनाया गया, तो ये याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब जाकर के जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया और ना आसफ अली इस आंदोलन की कमान संभाली। और जल्द ही जयप्रकाश नारायण को डिफेंस ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। लेकिन आगे चल करके दीपावली के दिन रात में 9 नवंबर 1942 को ये जेल से फरार हो जाते हैं। अपने 5 साथियों के साथ नेपाल के राजविलास के जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पे आजाद दस्ता बनाते हैं। वहां शिविर में प्रशिक्षण देते हैं और 25 युवकों को अग्नि अस्त्र यानी जो गोला बारूद है उसको चलाने का प्रशिक्षण देते हैं। और इसका जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे नित्यानंद सिंह, वही वहां पे ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, नेपाल में आयोजित आजाद दस्ता की कार्रवाई से प्रेरित होकर बिहार, पूर्णिया और भागलपुर में भी इस तरह के संगठन स्थापित किए गए। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। कई बार पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर झंडा फहराने के क्रम में किन्हें गोली का शिकार होना पड़ा, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। चंपारण में एक पृथक सरकार का गठन कर लिया गया। कुलानंद वैदिक द्वारा दरभंगा और कर्पूरी ठाकुर द्वारा सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। यानी जो संचार यानी डाक घर को समाप्त कर देना, आग लगा देना, ट्रेन की पटरी उखाड़ देना, ये सब वहां पे हो रहा था। ठीक है, मुजफ्फरपुर थाने को जला दिया गया, जबकि कटिहार थाने में झंडा फहराने की कोशिश की गई और वहां पर भी ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली से मार दिया। तो कई बार पूछ देगा कि झंडा फहराने के दौरान कटिहार में किस युवक की हत्या हो गई थी या गोली मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो ध्रुव कुमार, याद रखिएगा। डुमराव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को जो है पुलिस ने गोली मार दी। मुंगेर से आजाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। सरकार की तरफ से भी मुंगेर न्यूज नामक अखबार निकाला गया, जिसमें सरकारी बातों को प्रचारित किया जाने लगा। 11 अगस्त को संथाल परगना में विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला। ठीक है, इस आंदोलन में एक विशेष घटना देखने को मिली, जिसमें छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। ट्रेन को अपने नियंत्रण में लेकर आंदोलन का प्रचार प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान किया गया और इस ट्रेन को स्वराज ट्रेन नाम दिया गया। 15 अगस्त को श्रीमती शांति देवी द्वारा छपरा में एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस पर पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया, लेकिन तभी महिलाओं द्वारा पुलिस हमारा भाई है का नारा दिया गया। 11 अगस्त को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग की मुख्य सड़कों पर एक जुलूस निकाला गया। सियाराम सिंह के नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी। ठीक है, और सारण जिले के, यहाँ सारण होगा, रघुनाथपुर, सिवान, परसा, मांझी, एकमा, दिगवारा, दरौली। सारण जिले के रघुनाथपुर, सिवान, परसा, मांझी, एकमा, दिगवारा, दरौली, ये लाइन काट दीजिए, वही लाइन यहाँ पर है। बैकुंठपुर, गरखा में ब्रिटिश प्रशासन को धराशायी कर स्थानीय लोगों ने स्वतंत्र मंडल नाम से एक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की, जिसको कि समानांतर सरकार भी कह सकते हैं। कहाँ कहाँ, तो सिवान,
परसा, मांझी, ये सब जगह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग थ्रोली देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने, ऐसे अब खत्म ही है बिहार स्पेशल में, थोड़ा और है, एक दिन और चलेगा, ठीक है। तो जा करके आपका बिहार का लगभग हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच ही गए हैं, ठीक है। तो एक दिन और आपका होगा तो बिहार का आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्रांतिकारी गतिविधि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो आज हम कहां से कहां तक पहुंच गए, तो यूरोपीय जो बिहार में हुआ है यूरोपीय घटना, उससे लेकर के जो यूरोपीय आते हैं उससे लेकर के हम लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच गए। बीच में हमने जो है गांधी जी के बारे में पढ़ा, चंपारण सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब घटना हमने अच्छे से पढ़ा, लाइन बाय लाइन हमने आपको थ्रोली रीड करवाया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बाकी आप लोग एक बार जरूर खुद से भी पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, इस बात का फुल गारंटी है। ये नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। भले हमने आपको तेजी से अभी रिवीजन करवाया है, लेकिन इसका एक एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे ढंग से भी समझाया हुआ है, पूरा चैप्टर वाइज, ठीक है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहते हैं तो ऐप से आप जुड़ सकते हैं। कंपटीशन हब ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और निश्चित रूप से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको ये सब सारे जो नोट्स हैं वो आपके लिए फायदा कारक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।